वेलकम टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोमेटा क्या होता है। तो ऑटोमेटा की अगर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें यह है, इट इज़ द प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन एंड इट मीन्स समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। मतलब ऑटोमेटा जो वर्ड है ये ऑटोमेटन से निकला है और इसका मतलब है कि वो चीज़ जो ऑटोमेटिकली वर्क करे। मतलब क्या है कि हम अगर हम देखें कि या इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें कि इस ऑटोमेटा में या इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम बेसिकली ऐसे मशीन्स, ऐसे सिस्टम्स की डिज़ाइनिंग, डिस्क्रिप्शन और आप एक तरह समझ लें टेस्टिंग या उनका डिज़ाइन मैनेज करना, वो हम सीखेंगे कि जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। थोड़ा सा कोर्स को जब हम आगे लेके चलेंगे तो आपको इसकी मज़ीद जो आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। अगर हम देखें अपने कोर्स का एक ओवरव्यू कि हम करना क्या चाह रहे हैं और हमारा कोर्स जो है वो किस चीज़ के अबाउट है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे कि ऑटोमेटा जो है वो वर्ड निकला है ऑटोमेशन से। ठीक है, ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटोमेटिक मशीन्स जो ऑटो वर्क करें। अब इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि मतलब कि ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं, बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ऐसी मशीन्स हमें रिक्वायर होती हैं जो खुद से डिसीजन लें। ठीक है, नीचे एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, आपको बड़े ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। लाइक एटीएम। अब एटीएम मशीन जो है, जब आप उससे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई पर्सन आपको डील नहीं कर रहा होता, बल्कि मशीन डील कर रही होती है। आपने चाहे पैसे निकलवाने हैं, आपने चाहे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कोई बिल पेमेंट करनी है, कोई भी आपने वर्क करना है, कोई भी आपकी जो भी आपकी ज़रूरत है वो मशीन ही डिसीजन लेगी। तो ये चीज़ जो है, मतलब ये है कि वो मशीन्स जो है वो सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। वो खुद से वर्क करती हैं, खुद ही डिसीजन लेती हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमें बेसिकली ऐसी मशीन्स डिज़ाइन करने में हेल्प आउट करती है जो कि खुद से डिसीजन लेते हैं। अब आगे लिखा हुआ है जी, व्हाई वी स्टडी इट। तो इट अलाउज अस टू थिंक सिस्टमैटिकली अबाउट व्हाट मशीन डू विदाउट गोइंग इनटू हार्डवेयर डिटेल। मतलब कि हम डिफरेंट मशीन्स जो हैं उनकी वर्किंग को चेक करते हैं, वर्किंग को आप कह सकते हैं कि टेस्ट करते हैं विदाउट गोइंग टू हार्डवेयर डिटेल्स। मतलब इस चीज़ से हमें कतई नज़र कि वो किस तरह का हार्डवेयर है उसका, हम जस्ट उसका जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है उस पूरी मशीन को, उसको लर्न करते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यूज़ करते हैं। अ, फिर हम क्यों इसको यूज़ करते हैं जी? लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। ये जो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स होती हैं, मतलब कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, डिज़ाइंस, आर्किटेक्चर्स और एल्गोरिदम्स हैं और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको हम इस फील्ड में लर्न करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं जी? डिज़ाइनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन। हम डिफरेंट मशीन्स के थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाएँगे। अब मॉडल्स क्या होते हैं कि हम इसमें ये डिफ़ाइन करेंगे कि अगर आप एक मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, व किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है, मतलब प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। इसकी आप एग्ज़ाम्पल ये ले लें कि प्रॉब्लम ये है कि आपने एक रोबोट बनाया है जो खुद से जो है वो रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अब वो जो आपने डिवाइस बनाई है कि जो रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी, कि अगर टेम्परेचर इस रेंज से ज़्यादा हो जाए तो वो एसी ऑन कर दे, इस रेंज से कम हो जाए तो वो हीटर ऑन कर दे। तो अब ये जो आपने मशीन डिज़ाइन करनी है, इसका मॉडल, इसका डिज़ाइन, कि अच्छा जी पहली वैल्यू ये होगी, दूसरी ये होगी, फिर उसके बाद अगर ये वैल्यू आएगी तो मशीन इस तरह से रिएक्ट करेगी, इस वैल्यू पे इस तरह से रिएक्ट करना है। तो वो जो इसका थ्योरेटिकल मॉडल है, वो हम बेसिकली इसमें डिज़ाइन करना जो है वो लर्न करेंगे। ये ऑटोमेटा जो है ये बेसिकली एक लॉजिकल आप कह लें सब्जेक्ट है। जिस तरह से डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आप डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स पढ़ते हैं, इसी तरह से ये भी एक तरह से मैथमेटिकली हम चीज़ों को प्रूव करते हैं। मैं इसकी आपको एक और
बताऊँ कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको स्टडी करने की या इसको पढ़ने की एक वजह ये है कि ऐसी कंप्यूटर की कुछ प्रॉब्लम्स मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको टेस्ट करने के लिए, जिनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ज़ाहिर आपको पता है कोई भी हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, तो आप उसको पहले रन करके, टेस्ट करके चेक करते हैं, फिर आप आगे उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो कई ऐसी बहुत सी सॉल्यूशंस बहुत सी ऐसी ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी कंप्यूटर में कि जो हम उनको सिंपली टेस्ट नहीं कर सकते मतलब हमारे पास इतनी वो नहीं होती आप कह लें कैपेसिटी आप प्रैक्टिकली कह लें, फाइनेंशियली कह लें कि हम उस चीज़ को पहले बनाएँ, फिर टेस्ट करें, टेस्ट में कोई खराबी आए और फिर दोबारा से बनाएँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में फिर आप उनको मैथमेटिकली मतलब वो जो सारा आपका कंप्यूटर का डाटा या प्रोग्राम या जो डिज़ाइन है, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको आप जो है वो टेस्ट करते हैं। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप वैसे टेस्ट नहीं कर सकते, वो आप उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में कन्वर्ट करके तो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें जो है वो क्लियर फिर उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो थ्योरेटिकल मॉडल्स हम डिज़ाइन करते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स हैं, ठीक है? आगे ये नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आपको इसका इतना ही पता है और इसके कोर्स रिक्वायरमेंट मतलब अगर इम्पोर्टेंस के हवाले से देखा जाए, तो ये ऑटोमेटा जो है आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बेसिक सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर मतलब इसके बगैर आप कंप्यूटर सिस्टम या सीएस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके बाद ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बाद एक सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशनल थ्योरी जो है वो भी पढ़ी जाती है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स बेसिकली सिस्टम्स की डिज़ाइनिंग, मशीन्स की डिज़ाइनिंग जो है उस पे फ़ोकस करते हैं। अब इसमें मज़ीद अगर आप देखें तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डिफरेंट नेम्स हैं इसके जैसे यहाँ पे मेंशन है इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी कहा जाता है फिर उसके बाद ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से भी इसको पढ़ा जाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंप्यूटर थ्योरी इवन एक और नेम है कंप्यूटेशनल थ्योरी ठीक है ये डिफरेंट नेम्स जो हैं ये सब्जेक्ट एक ही है हाँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और कंप्यूटेशनल थ्योरी जो है इसका थोड़ा बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि लेवल का फ़र्क है मतलब कि एडवांस जो कंप्यूटेशनल थ्योरी है या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है वो इससे एक स्टेप फर्दर एडवांस है तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली कि ये क्या होती है इसके अलावा आपको एक जो सिंपल कंप्यूटर है उसका प्रोसेसिंग जो आप कह लें कि मैकेनिज़्म है वो आपको पता है कि कोई भी कंप्यूटर होता है उसको हम इनपुट देते हैं प्रोसेस करता है और वो हमें आउटपुट देता है तो बेसिकली इसमें भी हमने यही करना है कि हमारे पास एक मशीन होगी हम उसको डिफरेंट इनपुट्स दे के उसकी आउटपुट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस इनपुट पे ये आउटपुट आएगी इस पे ये आएगी ताकि हमें पता हो कि हमारा सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है वो क्या है और वो किस तरह से काम करेगा। अच्छा जी इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेजेस अच्छा अब एक चीज़ ये है कि ये जो हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो लैंग्वेजेस जो इसमें हमने पढ़नी है उससे पहले उन लैंग्वेजेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेजेस होती क्या हैं तो आज हम बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दो तरह की लैंग्वेजेस हैं हमारे पास एक है फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल इसको कहते हैं सिंटैक्टिक्स ठीक है और इनफॉर्मल सिमेंटिक्स। फॉर्मल जिसके प्रॉपर हर चीज़ रूल्स उसके सिंटैक्स वगैरह हर चीज़ जो है वो डिफाइंड है। इनफॉर्मल जो थोड़ी सी इरेगुलर होती है ये अभी हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि जो जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको उन कॉन्सेप्ट्स का
पता होना चाहिए। शुरू के 1-2 लेक्चर्स में हम जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, किसी भी लैंग्वेज को अब हम अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, अब हम उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स जैसे आपने अब देखें ना, आप इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसके अल्फ़ाबेट्स आपको पता क्या होते हैं, ABCDE। इसी तरह से कोई भी जो लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स बेसिकली होते क्या हैं? अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स लेटर्स इज़ कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। मतलब कि किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? नॉन एम्प्टी, मतलब वो कुछ लेटर्स का, सिंबल्स का सेट होगा, लेकिन नॉन एम्प्टी। ये नहीं कि आप कहें जी कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं और वहाँ पे जो सेट, मतलब जहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं और वहाँ पे कुछ हो ही ना। तो एक फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ़ सिंबल्स होंगी उसमें। अब वो जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ सिंबल्स, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ABCDE, ठीक है, ये सारे जो हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं और लिमिटेड हैं, ठीक है। ABC इंग्लिश में जो है वो 26 होते हैं, तो ये लिमिटेड हो सकते हैं। ये 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 5 करोड़ हो सकते हैं, बट वो चीज़ जो काउंटेबल हो, जिसको आप बता सकें जी कि ये 10,000 हैं, काउंटेबल, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, लिमिटेड होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। कोई भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसको आप सिग्मा के साइन से जो है वो डिनोट करते हैं। जहाँ पे भी सिग्मा होगा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जहाँ पे ये इस तरह से सिग्मा का साइन नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे कि पहले नंबर पे ये एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, मतलब A और B, ये इस सेट में सिर्फ ये 2 अल्फ़ाबेट्स हैं। इधर अगर आप देखें तो हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 और 1। इधर हम देखें तो हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, IJK, कुछ भी हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इनकी मदद से मिलके आगे लैंग्वेजेस बनेंगी। कैसे बनेंगी वो बात की बात है। फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए, जहाँ पर सिग्मा का साइन होगा और उसके साथ ब्रैकेट में जो होंगे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे। ये वैसे साथ कमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये बाइनरी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके बाद, अभी अल्फ़ाबेट्स आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा एक और ये है जी कि एक लैंग्वेज है एल्गोल, ठीक है। लैंग्वेज का नाम है, सर्टन कोई लैंग्वेज होगी एल्गोल। उसके 113 मतलब 113 लेटर्स हैं उसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेंज में ये हो सकते हैं। वो कहता है जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें लेटर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग सीक्वेंशियल ऑपरेटर्स सच एज गो टू इफ़। मतलब क्या है कि वो जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, ये जो एल्गोल एक लैंग्वेज है, तो वो कह रहा है कि उन अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास लेटर्स भी हैं, जैसे ये ABCDEF, उसमें डिजिट्स भी हैं और ऑपरेटर्स भी हैं। ऑपरेटर्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर है, ठीक, उसमें एट द रेट का साइन भी हो सकता है, उसमें आप कह लें कि कोई मॉड ऑपरेटर भी हो सकता है। इवन उसने कहा है कि इसमें गो टू, ठीक है, गो टू भी ऑपरेटर हो सकता है, इफ़ भी हो सकता है, एल्स भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट किस, ये जो हम आपने ये कीवर्ड्स पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो कह रहा है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये भी उसके अल्फ़ाबेट में हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में जो चीज़ हमने देखी है बेसिकली वो ये है कि कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें उसके अल्फ़ाबेट्स में जो डाटा है या जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि ये एक लैंग्वेज है एल्गोल, इसमें लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, एंड वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो और भी बहुत कुछ जो है वो अवेलेबल है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो अब देखेंगे वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? वैसे स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, चेन। अब स्ट्रिंग क्या है? कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग।
किसी भी अल्फ़ाबेट को मिला के, ठीक है, जो कंबाइन करके एक आप कह लें कि सीरीज़ बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है कि आप कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है चीज़ों को आपस में जोड़ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो वो कहता है किसी भी अल्फ़ाबेट को आपस में जोड़ने से जो एक चेन बनती है, एक सीरीज़ बनती है, उसे हम कहते हैं ये स्ट्रिंग। अब नीचे एग्जांपल है, वो कहता है कि ये आप देखें सिग्मा ए बी, ये हमारे पास दो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी। इनके मिलने से जो भी चीज़ बनेगी सीरीज़, वो स्ट्रिंग कहलाएगी। मतलब खाली ए है, ये भी एक स्ट्रिंग है। आप ए बी लिख दें, ये भी स्ट्रिंग है। 3 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी, मतलब किसी भी तरतीब में आप इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करें तो ये एक स्ट्रिंग है। हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में से ये लिख रहा हूँ तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर आप ये देखें तो इसमें जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो उस लैंग्वेज से हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। मैंने सारे आपस में मिला के लिख दिए तो एक स्ट्रिंग बन गई। तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्कैटिनेशन के जो एक लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको आपस में साथ मिला दें तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग जो है उसमें एक और डेफिनेशन आ गई, एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जिसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को जो नीचे लिखा हुआ है इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके जो लेटर्स हैं, लेटर्स आपको इसके पता है, वो जो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, डी, और ये सिलसिला जो है चलता चलता जी पे पहुंचेगा। तो अगर मैं कहूँ कि इससे मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो इससे डिफरेंट किस्म की स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। मतलब मैं ए बी एच यूज़ कर लूँ इकट्ठा, मैं इनको यूज़ कर लूँ, मैं इसे यूज़ कर लूँ, ये यूज़ कर लूँ, तो ये मैंने डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाई हैं। लेकिन अगर मैं कहीं पे लिखना चाह रहा हूँ कि ज़ीरो स्ट्रिंग, खाली बिल्कुल खाली स्ट्रिंग कोई रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये मैं स्पेस दे के आगे फिर स्ट्रिंग्स बना दी हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो एक स्ट्रिंग ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि सम टाइम्स हम कोई ऐसी स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, कहीं पे कुछ भी नहीं होता, ठीक, उस स्ट्रिंग को हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग। और वो जो एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग होती है उसको लैम्डा से शो किया जाता है। लैम्डा की भी दो साइंस हैं, एक है स्मॉल लैम्डा, ठीक है, कहीं पे अगर इस तरह से होगा तो ये भी एम्प्टी है, और अगर ये वाला साइन होगा तो भी एम्प्टी है। मतलब स्मॉल लैम्डा और कैपिटल लैम्डा दोनों जो हैं ये नल या एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी आपको ये साइन नज़र आए जो कि नल का है, मसलन कहीं पे भी इस तरह से ये साइन आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नल स्ट्रिंग है, ये खाली है, ठीक है। कैपिटल लैम्डा, और मोस्टली वो कहता है कि हम कैपिटल लैम्डा यूज़ करेंगे फॉर फर्दर डिस्कशन। जो आने वाली हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगी उसमें जहाँ पे भी हमने यूज़ करना है एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए, वहाँ पे हम ये कैपिटल लैम्डा यूज़ करेंगे। कैपिटल लैम्डा जो है वो नल स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब जहाँ पे भी किसी स्ट्रिंग में ये होगा तो आप कहेंगे ये यहाँ पे आप एम्प्टी स्ट्रिंग है। मतलब मैं जो चीज़ यहाँ पे ऊपर आपके पास लिखी थी वही मैं अगर इस तरह से स्ट्रिंग्स बनाऊँ और उसके दरमियान ये लिखूँ तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियान में ये वाला साइन है दिस इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग, ठीक है। ये चीज़ अब आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्ड्स क्या होते हैं जी? वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। अब वर्ड्स क्या हैं? किसी भी अल्फ़ाबेट को मिला के, किसी भी अल्फ़ाबेट को मिलाने से जो ऐसी स्ट्रिंग जो कि किसी लैंग्वेज से बिलोंग करे उसे हम कहते हैं वो वर्ड है, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है मतलब किसी लैंग्वेज से बिलोंग करना चाहिए उसे। अब मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कुछ लिखा है, अब मैं आपसे कहता हूँ ये क्या लिखा हुआ है,
आप इसको नहीं बता सकते ये कौन सा वर्ड है, क्योंकि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ये उससे बिलोंग नहीं करता। हालांकि लेटर्स वो ही हैं, अल्फ़ाबेट्स वो ही हैं, लेकिन इसे आप वर्ड नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे ये स्ट्रिंग है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स आपस में मिले हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ है तो ये भी स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट्स आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ये क्या है तो आप कहेंगे ये गुड लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आपने क्यों कहा ये गुड है, क्योंकि ये बिलोंग करता था एक लैंग्वेज से, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलें एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये मैंने लिखा है, मैं आपसे कहूँगा ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने कहना कुर्सी, आपको पढ़ा जा रहा है कुर्सी, ठीक है। तो ये अब ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ क्यों है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है। किस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है? उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए कि जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो भी स्ट्रिंग्स ही होती हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रिंग्स जो कि बिलोंग कर रही हैं किसी दूसरी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही हो, मतलब उनको पढ़ के आपको समझ आए कि ये उससे बिलोंग कर रही हैं। अब वो कहता है, ये नीचे देखें आपको क्लियर हो जाएगा, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, एक ही अल्फ़ाबेट है इसमें एक्स, तो कहता है इससे एक लैंग्वेज बनती है जो कि इस रूल के तहत बनाई जा सकती है। मतलब कि ये लैंग्वेज बनाने वाला जो है ये वैसे हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक होगा, अभी हम सिर्फ इसको देख लेते हैं कि लैंग्वेज बनाई कैसे जाती है। वो कहता है कि इससे आप लैंग्वेज बनाएं कोई भी, कैसे कि एक्स की पावर एन, मतलब एक्स को एक दफ़ा, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 से आप कुछ भी बना लें, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आप इसको देखें ये एक लैंग्वेज है, तो इसमें ये जो जितने आपको नज़र आ रहे हैं इसके वर्ड्स, ये नीचे मेंशन है, वो कहता है इसमें एक्स ये एक्स और फिर उसके बाद 3 टाइम एक्स, 4 टाइम एक्स, 5 टाइम एक्स, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये वर्ड्स हैं लैंग्वेज एल के, ठीक है ना, ये उससे मिलके बनते हैं। इसके बाद मैं इसकी एग्ज़ाम्पल और अगर आपको दूं, वो तो बल्कि वैसे सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल तो ये हम ऊपर जो है वो टॉप पे दे चुके हैं कि किसी भी लैंग्वेज में से डिफरेंट आप स्ट्रिंग्स तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रिंग्स अल्फ़ाबेट से मिलके डिफरेंट स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। ऐसी स्ट्रिंग्स जो किसी लैंग्वेज से बिलोंग करें तो वो हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं ये वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि वर्ड्स और स्ट्रिंग्स का क्या आपस में लिंक है। यहाँ पे आगे मेंशन है कि जो ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। देखें तमाम वर्ड्स जो है ना वो स्ट्रिंग्स होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं वर्ड लिखने लगा हूँ पाकिस्तान, तो ये वर्ड है तो स्ट्रिंग ही ना, आपस में वर्ड जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपस में कॉन्कैटिनेट हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रिंग है। लेकिन लाजमी नहीं कि हर स्ट्रिंग जो है वो भी एक जो है वो वर्ड ही हो। अब ये जो नीचे मैंने लिखा है ये वर्ड, ये नीचे वाला जो है ये वर्ड नहीं है लेकिन स्ट्रिंग है, ऊपर वाला जो है वो स्ट्रिंग भी है और वर्ड भी है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि किसी भी वर्ड का, ठीक है, स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, लेकिन लाजमी नहीं कि सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो वर्ड ही हों, कई स्ट्रिंग्स रैंडमली भी लिखी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला कह लें या एक कॉन्सेप्ट है कि तमाम वर्ड्स स्ट्रिंग होते हैं लेकिन तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो वर्ड नहीं होती। उसके लिए वर्ड स्ट्रिंग का किसी लैंग्वेज से बिलोंग होना मस्ट है। फिर है वैलिड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। वैलिड इनवैलिड अल्फ़ाबेट, इसमें एक चीज़ आप देखें कि जब भी आगे इन फ्यूचर हम ये काम करेंगे हमें कुछ लैंग्वेजेस बनाना पड़ेंगी, कुछ लैंग्वेजेस डिफ़ाइन करना पड़ेंगी, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हम खुद से बनाएंगे। अल्फ़ाबेट्स जो है वो आपस में हम जो है वो डिफ़ाइन भी करेंगे। तो कहता है कि वाइल डिफ़ाइनिंग एन अल्फ़ाबेट में कंटेन लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उसने ना ये एक हमें दिया है अल्फ़ाबेट का सेट,
ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है कि एक अल्फ़ाबेट है बी, एक ए बी, एक बी ए बी और एक डी। ठीक है, एक हमारे पास सेट ये है। इसके अलावा एक हमारे पास सेट दूसरा जो है वो उसने हमें दिया है सिग्मा 2 के नाम से, बी ए बी, सबसे पहला बी, फिर बी ए, फिर बी ए बी, फिर डी। अब आप एक स्ट्रिंग आगे दी गई है, इसको जो है वो थोड़ा सा इस पे गौर करें। एक स्ट्रिंग है ये बी ए बी ए बी। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को चेक करें, ठीक है, तो पहले इसके लिहाज से चेक करें। ये जो आपके पास ये वाली है ना अल्फ़ाबेट्स, इनके लिहाज से चेक करें तो आप कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये मिलके बनी है। सबसे पहले ये बी, ठीक है, अब उसके बाद ये ए बी जो है वो चूँकि ए वाला नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये इससे नहीं मिल रही। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इस वाली स्ट्रिंग को। ठीक है, इसमें से अगर आप चेक करें तो सबसे पहले मैं इसको जो है ना वो नीचे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। हमारे पास स्ट्रिंग थी बी ए बी और फिर बी। अब अगर इसको आप देखें तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें ये वाला पोर्शन बी और ये वाला पोर्शन, फिर ए हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो नहीं चूज़ कर सकते। ठीक है, बल्कि हम क्या चूज़ करेंगे, हम बेसिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्ड जो है ये किस से मिलके बना है। अब ये देखें, मैं वर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मुझे लगा उससे बना है, फिर मैंने कहा नहीं उससे नहीं, इससे बना है। अब देखें ना, ये बी ए इधर फिट आ गया और बी ए बी जो है ये अगले पोर्शन में फिट आ गया और ये वाला बी जो है ये इधर फिट आ गया। तो अब ये बन गया। ठीक है ना, अब ये बन गया। तो लेकिन पहले हमें एक गलती लग गई, इसमें भी शुरू में हमें गलती लग गई। तो जो चीज़ इसमें हमने ये समझनी है वो ये है कि जब भी आपने अल्फ़ाबेट्स डिफ़ाइन करने हैं तो आपने ऐसे अल्फ़ाबेट्स डिफ़ाइन करने हैं, इस तरीके से डिफ़ाइन करने हैं कि उनमें किसी किस्म का डाउट ना रहे। अब देखें ना, यहाँ पे हमें शुरू में डाउट, हमें लगा कि ये बी आया तो ये बी इधर वाला यूज़ कर लेते हैं। तो हमें ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स नहीं होने चाहिए कि जिनमें कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन दूर आपने रखनी है। ठीक है, तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती उसे हम कहते हैं ये वैलिड अल्फ़ाबेट है। ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनमें कोई एम्बिगुइटी, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं ये इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये कन्फ्यूजन आ रही थी कि हमने इसको पहले यूज़ करना है या इसको यूज़ करना है। ठीक है ना, वो अब बात की बात है कि स्ट्रिंग बनती है कि नहीं, लेकिन शुरू में कन्फ्यूजन थी। इसमें अगर आप देखें ये जो आपकी ये वाली है अल्फ़ाबेट का सेट, इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं। मतलब कन्फ्यूजन क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहले शुरू में बी है तो शुरू में बी वाला तो एक ही है, तो इसका मतलब है कि हम इसको यूज़ कर लेंगे। वो एक अलग बात है कि ये आगे वाले पूरे होते हैं कि नहीं होते, वो एक बात की बात है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करने के लिहाज से हमारे पास इधर जो है वो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। ठीक है, तो जो चीज़ समझनी है वो ये है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे होने चाहिए कि जिनमें कन्फ्यूजन ना हो। और वो कन्फ्यूजन कैसे दूर की जा सकती है, सिंपल उसका ये है कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो किसी भी सिंबल से यूज़ हुआ है, ठीक है, किसी भी सिंबल से मिलके बना हुआ है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बी है ना, ये आपने यूज़ कर लिया ना। अब आपकी इस अल्फ़ाबेट का जो सेट है एंड तक, ठीक है, एंड तक इसमें कहीं पे भी कोई भी अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बस अगर वो बी से स्टार्ट नहीं होगा तो डाउट ही नहीं रहेगा। अब ये देखें ना, कोई बी से स्टार्ट नहीं हो रहा, डाउट नहीं है। इस केस में अगर आप देखें, ये जो हमारे पास ये वाला था तो इसमें ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बी से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हमारे पास डाउट आ गया कि हम इन दोनों में से किसको यूज़ करें। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ है वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स के। हमारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम उनसे कोई वर्ड
कोई स्ट्रिंग बनाएं तो किसी किस्म का डाउट ना हो। नेक्स्ट जो है, इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसी चीज़ को स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है कि एक जो स्ट्रिंग है उसको, अब ये वाली जो स्ट्रिंग थी इसको दो तरीक़ों से लोग पढ़ सकते हैं। आप में से हो सकता है कोई कहे कि ये बी से स्टार्ट हो रहा है, इसको यूज़ करते हुए, मतलब कोई कहे मैं वो जो पीछे ये वाली स्ट्रिंग है मैं यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वो है बी ए बी और फिर बी। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको वो कहता है आप दो तरह से टोकनाइज कर सकते हैं। टोकनाइज करने का मतलब क्या होता है कि उसके पार्ट्स बनाने, सेगमेंट्स बनाने। अब आप ऐसे भी कोई समझ सकता है कि ये जो पहला पार्ट है वो बी ए, ठीक है, मतलब कि बी ए से स्टार्ट हो रहा है, और कोई ये समझ सकता है कि ये खाली बी से स्टार्ट हो रहा है। जो समझेगा बी ए से स्टार्ट हो रहा है उसके मुताबिक ये हिस्से बनेंगे, ठीक है। और अगर कोई ये समझे कि ये नहीं, ये बी ए से नहीं, ये सिंपल बी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो फिर हो सकता है कि वो समझे कि ये बी ये और ए बी वाला ये पार्ट है और बी वाला ये पार्ट है। तो ये जो है ना, इस पूरे आप कह लें कि प्रोसेस में हमारे पास जो है वो एक एम्बिगुइटी है। हम इजीली डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे कि ये क्या किस तरह से करना है। हो सकता है जिसने बीए से स्टार्ट किया हो उसने बिल्कुल सही कर लिया होना है, ठीक है, लेकिन जिसने बी से स्टार्ट किया होना है उसको ये कन्फ्यूजन आ गई होनी है। तो कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये जस्ट स्लाइड में था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वरना मैंने पीछे आपको बड़े डिटेल से जो है वो चीज़ें ये एक्सप्लेन कर दी हैं कि डाउट वाली कोई भी आपने चीज़ नहीं रखनी, ठीक है। अब ये आगे उसने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि जब वो आपका जो सॉफ्टवेयर है या मशीन है जब इसको चेक करने लगेगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगी कि इसको बी ए करना है या बी से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो फिर उसमें एंड पे ये लिखा हुआ है, इसमें रिमार्क्स में ये है कि जब आप कोई भी सिंबल डिफ़ाइन करें तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो भी सिंबल आप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो कोई भी लेटर जो एक दफ़ा आपने यूज़ किया है, ठीक है, वो आपने लिखा हुआ है नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ द सेम अल्फ़ाबेट, कि एक दफ़ा जो अल्फ़ाबेट आपने यूज़ कर लिया दूसरा उससे यूज़ नहीं करेंगे, उससे पहले कुछ लगा लें। मसलन आप यहाँ पे, वो पीछे भी एग्ज़ाम्पल वैसे थी, आपने एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है लाइक बी, ठीक है, बी आपने यूज़ किया तो कोशिश करें नेक्स्ट आप बी यूज़ ना करें। हाँ, ए बी यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ए बी बी यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी ए जब आप यूज़ करेंगे तो फिर डाउट आ जाएगा, फिर कन्फ्यूजन आ जाएगी कि कैसे बनना है, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस तरह का काम आपने नहीं करना। आपने जब भी कोई अल्फ़ाबेट्स कहीं पे डिफ़ाइन करने हैं तो वो इस तरीके से करने हैं कि उसमें किसी किस्म का डाउट या एम्बिगुइटी जो है वो ना रहे। तो ये जो ऊपर दो अल्फ़ाबेट्स हमें दिए हुए थे तो उसमें से उसने बताया है कि जो पहले वाला है ये वैलिड है, नंबर 2 इनवैलिड है। पहले वाला वैलिड इसलिए है कि कोई भी सिंबल जो स्टार्टिंग में आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही। इसमें ये बी और बी ए, इसमें बी स्टार्ट में दोनों में आ रहा है तो ये फिर इनवैलिड हो गया। फिर आज ये किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को अगर आपने मेजर करना है तो पहली चीज़ ये कि स्ट्रिंग की लेंथ को जो आपने अगर शो करना है तो उसको डिनोट करने का तरीका होता है एस मार्ड, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग आपके पास एस हो तो उसका जो उसकी लेंथ होगी वो होगी एस मार्ड, और वो क्या होगा, उस स्ट्रिंग में जितने लेटर्स हैं वो एस मार्ड कहलाएगा। अब अगर आप ये देखें कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है ए बी ए, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5, स्ट्रिंग लेंथ इज़ 5, ठीक है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो क्या होती है। अब इसी तरह से यहाँ पे है तो वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि आपकी स्ट्रिंग लेंथ जो है वो क्या है, पहले उसने आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं फिर नीचे स्ट्रिंग दी है, तो अब आपने इससे पहले देखना है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कितने हो रहे हैं, सही है। अब देखें ये बी जो है ये हमारे पास इधर यूज़ हो गया, ठीक है, ए बी जो है वो इधर यूज़ हो गया,
BAB जो है वो इधर यूज़ हो गया, ये वाला B जो है वो इधर यूज़ हुआ है और ये D जो है इधर यूज़ हुआ है। तो इस केस में अगर आप देखें तो स्ट्रिंग लेंथ आपके पास 4 बन रही है, क्योंकि इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। पहले नंबर पे B, फिर AB, फिर BAB, ठीक है, फिर B वो मेंशन है, पहली मेंशन है, और फिर D। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 4 स्ट्रिंग लेंथ जो है वो होगी, जो कि हमारी इस एग्ज़ाम्पल में पूछी गई है। नेक्स्ट है जी रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग का रिवर्स कैसे लेना है। तो किसी भी स्ट्रिंग का रिवर्स जो है उसको आप शो करते हैं SR से, S की पावर R से जो है वो आप शो करेंगे। और वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, आप उस स्ट्रिंग के सारे लेटर्स को रिवर्स कर दें। सारे लेटर्स को रिवर्स कर देंगे तो वो उसका रिवर्स बन जाएगा। अब एक स्ट्रिंग है हमारे पास ABC, वो कहता है इसका रिवर्स क्या होगा, सिंपल CBA, ठीक है। तो इसका सिंपल जो रिवर्स होगा वो हमारा होगा CBA, ठीक है जी। और ये हमारा जो है वो आज का आखिरी एक आप कह लें कि टॉपिक था कि रिवर्स क्या होता है। अब एक एग्ज़ाम्पल इसकी देख लेते हैं कि रिवर्स क्या होगी इसकी। अब ये देखें हमारे पास एक है स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ BAB, BAB, BD, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग जो है वो हमें दी गई है। अब वो कहता है इसका रिवर्स आपने फाइंड आउट करना है। अब इसका रिवर्स जो है वो बहुत से लोग जो है वो क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, ठीक है। जब आप उल्टा लिखेंगे रिवर्स में तो ये क्या बनेगा, इसको रिवर्स में लिखने लगा हूँ DBPABB, आप ये बनाएंगे, ठीक है। क्यों आप बनाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि देखें जी ये जो D है ये इधर आ गया, ये वाला B इधर आ गया, ये वाला B इधर आ गया, ठीक है। जो कि रिवर्स करने का हमने तरीका देखा था, ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। इसी तरह से ये B जो है वो इस प्लेस पे, ये वाला A इधर और ये वाला B इधर आ जाएगा, ठीक है। तो और ये रिवर्स हो गया, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला मेथड जो है ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को रिवर्स ऐसे ही नहीं कर देना, आपने उसके अल्फ़ाबेट्स भी तो देखने हैं ना कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है वो क्या है, ठीक है ना। अब आपने रिवर्स करना है तो आप इसमें ये देखें ना सबसे पहले कि आपके पास वर्ड कौन सा है। अब ये देखें ये आपके पास ये स्ट्रिंग थी, ये यहाँ पे जो आपको दी हुई है, तो सबसे पहले तो आप देखें D आपका इधर आ गया, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ BAB, ये स्ट्रिंग थी ना आपकी। तो आप ये देखें कि D आपके पास, सबसे पहले इसको देखें कि आपके पास एक D जो है ये एक अल्फ़ाबेट है, जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नीचे जो है वो D लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या B आपके पास अल्फ़ाबेट है, इसके बाद B आ रहा है, तो B आपके पास अल्फ़ाबेट है। तो हम देखें तो जी B जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अगला जो पार्ट है रिवर्स में वो यहाँ पे B लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद है B, स्मॉल b। अब ये देखें कि क्या स्मॉल b हमारे पास है, तो स्मॉल b हमारे पास नहीं है, हमारे पास BAB है। ये देखें इसका मतलब क्या हुआ कि BAB का मतलब है कि हम यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को उठाएंगे। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये आप पूरा पोर्शन उठाएंगे, और जब आप पूरा पोर्शन उठा के यहाँ पे लिखेंगे तो ये बनेगा BAB, ठीक हो गया। अब उसके बाद है कैपिटल B। तो हम चेक करेंगे कि क्या कैपिटल B जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये देखें तो हम कैपिटल B तो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद जो अगला A है, इस A का क्या करेंगे, अकेला A नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो AB है। तो अब जो हम यहाँ पे जो चीज़ जो सेट उठाएंगे वो क्या होगा, वो पूरा AB होगा, ये वाला,
ये वाला पोर्शन होगा, और इस पोर्शन को हम लिखेंगे यहाँ पे इसके आगे ए बी, और एंड पे अकेला बी जो है वो हमारे अल्फ़ाबेट्स में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास जो स्ट्रिंग ये थोड़ी सी इसको मैं अगर तरतीब से लिखूँ, डी इकट्ठा बी, बी ए बी और फिर बी, तो ये आपका रिवर्स हुआ। आपने रिवर्स हमेशा अल्फ़ाबेट्स को करना है, बिल्कुल उल्टा नहीं कर देना, अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक करना है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि रिवर्स आपने किस तरह से करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जी, आज का यहाँ तक ही, जिसमें हमने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग तक देखा है। इसको आप देख लें और लेक्चर मिस नहीं करना, लेक्चर मिस करेंगे तो अगला जो स्टेप है, आज हमने इसके बेसिक्स देखे हैं, तो जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हमने लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करना है। और अगर आपको ABC नहीं आएगी तो फिर आप A फॉर एप्पल नहीं पढ़ सकते। सेम इसी तरह से अगर आपको ये अल्फ़ाबेट्स नहीं पता होंगे तो इसके आगे वाला जो है वो आप नहीं कर सकेंगे।